हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बेटा आप लोगों के लिए लेके आओ क्लास 11th फिजिक्स का एक वन शॉट वीडियो, जिसमें हम मात्रक मापन त्रुटि विश्लेषण चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखेंगे, हर एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि हर न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज होते हैं। तो डिटेल में जो है इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अभी तक अगर आपने एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे बेटा कि सर जो है क्लास 11 के भी वीडियोस लेके आइए। क्लास 11 के बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो हमने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है चैप्टर के अंदर, मापन की आवश्यकता, मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, है ना। किसी भी चीज को हम जब मेजर करते हैं, किसी भी चीज को जब हम मापन करते हैं तो उसके मापन की आवश्यकता क्यों है ना। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, है ना। जैसे मान लो अगर आप सब्जी लेने चले गए तो सब्जी वाले से अगर आपने कह दिया भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो, है ना, तो उसके पास एक तराजू होता है और उस तराजू की हेल्प से क्या करता है वो 1 किलो जो है आलू आपको नाप के दे देता है। और कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा आलू वाले क्या दिलदार होता है, तो 1 किलो की जगह तो 1 किलो 100 ग्राम भी दे देता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 किलो की जगह 1 किलो 100 ग्राम दे दिया, 1100 ग्राम दे दिया, आलू वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना उसको कमाना था उन्होंने कमा लिया। ठीक, वही अगर आप एक सोनार के दुकान पे चले जाते हैं, गोल्ड स्मिथ जिसको हम बोलते हैं, तो सोनार के शॉप पे जाते हैं और आपको कहते हैं, आप कहते हैं सर भैया मुझे एक चैन चाहिए या एक मुझे अंगूठी चाहिए, है ना। तो उस केस में जब वो सोनार जो है आपको एक अंगूठी या एक चैन जो भी देता है वो नाप के देता है आपको। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपका जो चैन है वो 10 ग्राम का है, तो सोनार आपको 10.1 ग्राम गोल्ड नहीं देगा, 10.1 ग्राम गोल्ड नहीं देगा। वो आपको एक्यूरेसी के साथ मेजर करके देगा, कितना देगा वो 10 ग्राम ही देगा, 10 ग्राम से 0.1 ग्राम ज़्यादा नहीं देगा, 0.1 ग्राम कम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड की रेट बहुत ज़्यादा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो 0.1 ग्राम का भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो सोनार जो है दिलदार नहीं बनेगा, वो आपको एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट देगा। तो यहाँ पे नीड होती है कि जब हम सोनार के शॉप पे जब हम गोल्ड या चांदी या प्लेटिनम जो भी परचेज करते हैं, तो वो आपको एक एक्यूरेसी के साथ मेजर करके जो है आपको वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब यहां पे जो मापन कर रहे हैं तो उस मापन में बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि जब हम मापन ही नहीं करेंगे, जब हम मापन ही नहीं करेंगे तो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि अगर हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है ए, ये हो गया हमारा दूसरा बॉडी बी, है ना। ये थोड़ा सा गर्म है, ये थोड़ा सा ठंडा है। एक बॉडी थोड़ा सा गर्म है, दूसरा बॉडी आपका थोड़ा सा ठंडा है। आप हाथ लगा के टच करके छू के आप बता सकते हैं कौन गर्म है कौन ठंडा है। ठीक, लेकिन मान लो दोनों वस्तु गर्म है, ए भी गर्म है बी भी गर्म है, और दोनों को अगर आप हाथ से टच करके छूते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस मान लो बहुत कम है दोनों के बीच में, और हाथ लगा के छू के आप जब उस वस्तु को देखते हैं तो आपको आइडिया नहीं लग पाता कि कौन सा ज़्यादा गर्म है कौन सा ज़्यादा कम गर्म है, जब दोनों वस्तुओं के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। तो उस अवस्था में आपको आवश्यकता पड़ती है मेजरमेंट की, आपको फिर मेजर करना पड़ता है यहाँ पे क्या कि ए बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। जब आप दोनों को मेजर करते हैं और मान लो ए बॉडी का टेम्परेचर आया 101 डिग्री सेल्सियस और बी बॉडी का टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है ना। बट अब टच करके ये टेम्परेचर डिफरेंस आप कभी भी बता नहीं सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इन दोनों वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है, इसकी तुलना किया जाता है कि किसके सापेक्ष कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है कौन सी
कम गर्म है तो यहाँ पे आपको नीड होती है मेजरमेंट की, यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है मापन की, क्योंकि जब तक आप नहीं मापते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कौन ज़्यादा है गर्म है, कौन कम गर्म है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। बिना मापन करे हम दो वस्तुओं की आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं, हम बिना मापन करे एक्यूरेसी के साथ डील नहीं कर सकते, इसीलिए फिजिक्स में मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि के कितना गुना है, मापन कहलाता है। ठीक, देखिए अब मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसे कहेंगे? तो हमने कहा मेजरमेंट क्या होता है। बेसिकली मेजरमेंट जब हम बात करते हैं, मापन की जब हम बात करते हैं, तो मापन बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक, जैसे आपको मान लो आपको लेंथ मेजर करना है, एग्जाम्पल के दौर समझते हैं, आपको लंबाई नापना है, तो लंबाई नापने के लिए आपके पास क्या एक मीटर स्केल है, एक फीता है आपके पास 10, 15, 20 फीट का या मीटर का, है ना। तो एक स्केल आपके पास 1 मीटर का स्केल है, और जब 1 मीटर के स्केल का यूज आप करते हैं तो आपके पास उस 1 मीटर के स्केल को, 1 मीटर का जो स्केल है, इस 1 मीटर के स्केल को हम बोलते हैं मानक, स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो जब आपको लंबाई नापना होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो 1 मीटर आपका स्टैंडर्ड जो है, मानक जो है, वो कितनी बार उसमें रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स से ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, मान लो ए से बी तक की डिस्टेंस 5 मीटर है, मान लो कितना मीटर है? 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक जब हमने नापा है तो जो 1 मीटर का स्केल है वो 5 टाइम्स क्या हुआ बेटा? रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 बार रिपीट हुआ है। हरी बात समझ में? तो जब मापन किया जाता है तो मापन के लिए हमारे पास क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, और उस स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं बेटा? कंपेयर करते हैं, और देन कंपेयर करने के बाद जो है हम उस क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ऐसे जब आप सब्जी वाले के पास जाते हो, या जब आप किसी दुकान पे चावल लेने जाते हो या आटा लेने जाते हो, कुछ भी लेने परचेस करते हो, तो उस केस में दुकानदार के पास कहते हैं एक बाट होता है, 1 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का। तो जितना भी क्वांटिटी आपको चाहिए होता है वो क्या करते हैं? एक साइड में बाट रख देता है। जैसे आपको 5 किलो चावल रख चाहिए तो 5 किलो का एक साइड बाट रख देगा, इधर 5 किलो चावल धीरे धीरे डालता रहेगा और बैलेंस करेगा, और बैलेंस करने का जैसे आपका तराजू बैलेंस्ड हो जाएगा वो आपको क्या करेगा? 5 किलो चावल दे देगा। तो उस 5 किलो चावल को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या स्टैंडर्ड है? 5 किलो का एक बाट है, उसको मानक बोलेंगे। तो वही कह रहे हैं कि दी हुई राशि में उसी प्रकार की मानक राशि कितने गुना है। मींस अगर मान लो 10 केजी हमने नापा है तो 10 जो है यहाँ पे क्या है? ये मानक रिपीट हुआ है, स्टैंडर्ड रिपीट हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी राशि के मापन में निम्नलिखित 2 बातों का जानना आवश्यक है। जब भी हम किसी भी राशि को नापते हैं तो नापने के लिए हमारे पास 2 चीजों का पता होना चाहिए आपके पास। एक तो जिस राशि को आप नाप रहे हो उस राशि का मात्रक है, किस में नाप रहे हो। जैसे आप लेंथ को मेजर कर रहे हो, मान लो लंबाई नाप रहे हो, तो लंबाई को आप किस में नाप रहे हो? आप उसको सेंटीमीटर में नाप रहे हो, आप उसको मीटर में नाप रहे हो, आप उसको किलोमीटर में नाप रहे हो, आप उसको मिलीमीटर में नाप रहे हो, आप किस में नाप रहे हो? तो आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा? मात्रक बोला जाता है। जैसे हमने बोला 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या है भाई? एक स्टैंडर्ड है। हमने कहा 1 सेंटीमीटर, तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड है। हमने कहा 1 mm एक स्टैंडर्ड है। इन स्टैंडर्ड को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं स्टैंडर्ड को हम मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लो आपको द्रव्यमान नापना है, तो द्रव्यमान आप किस में नापोगे? आप उसको केजी में नापोगे, किलोग्राम में नापोगे, आप उसको ग्राम में नापोगे, आप उसको मिलीग्राम में नापोगे, आप किस में नापोगे? तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो 1 kg है, 1 kg बेटा एक स्टैंडर्ड है, और इस 1 kg के साथ हम कंपेयर करते हैं उस क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना होता है। ठीक, तो उन स्टैंडर्ड को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं? फिजिक्स में उसको बोला जाता है यूनिट। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा कि वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इत्यादि, फोर्स का मात्रक न्यूटन, डायन इत्यादि, है ना।
कार्य को नापना है, आपको बल नापना है, तो उसके लिए हम मानक यूज करते हैं जूल, या हम यूज करते हैं क्या कहते हैं कैलोरी, क्या यूज करते हैं, कैलोरी यूज करते हैं, या हम अर्ग यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है बेटा, यूनिट्स है। दूसरा, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हो, भौतिक राशि को नाप रहे हो, तो उस केस में उसका क्या पता होना चाहिए बेटा, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्या बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। मतलब अगर आपने मान लो लंबाई नापा है, आपने क्या करा बेटा, लंबाई नापा, और किसी भी चीज की लंबाई मान लो निकल के आया कितना, 10 मीटर, कितना, 10 मीटर। तो हमने कहा ये जो 10 है ना, ये 10 इसका आंकिक मान है। 10 क्या भाई, इसका आंकिक मान, और ये जो मीटर है ना, ये इसका यूनिट है। क्या है भाई, ये इसका मात्रक है। तो इसका मतलब 10 मीटर का मतलब है 1 मीटर स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब उस लंबाई में मीटर जो है वो 10 बार क्या हुआ, रिपीट हुआ है। 1 मीटर कितनी बार रिपीट हुआ भैया, 10 बार रिपीट हुआ, इसलिए इसका आंकिक मान कितना है, इसका आंकिक मान जो है वो 10 है। जैसे मान लो हमने बल नापा और बल आया कितना भाई, 5 न्यूटन, तो हमने कहा 5 जो है ये क्या है, इसका आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, परिमाण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिमाण भी बोला जाता है। और n दैट इज न्यूटन, न्यूटन इसका क्या है बेटा, न्यूटन इसका मात्रक है। 5 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो आपका स्टैंडर्ड है न्यूटन है, वो उस मेजरमेंट में 5 बार क्या हुआ बेटा, रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसका आंकिक मान कितना है भाई, 5 है। ठीक, तो आंकिक मान ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम किसी राशि को नापते हैं तो उसके परिमाण में जो आपका स्टैंडर्ड है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब है मात्रक, तो उसका मात्रक कितनी बार क्या हुआ है भैया, रिपीट हुआ है, तो उसी को सिंपली हम क्या बोलेंगे, उसका आंकिक मान बोला जाएगा। ठीक, चलिए एक चीज और यहाँ पे डिस्कशंस करते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक, अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए, तो जब भी हम यूनिट को चूज करते हैं तो यूनिट और उसके जो आंकिक मान होता है उसमें एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन है, तो मानो हमारे पास 1 मीटर लेंथ है, इस 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना जाएगा भाई, 100 सेंटीमीटर, और इसको मिलीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जाएगा 1000 मिलीमीटर। कितना जगह, 1000 मिलीमीटर। देखिए मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा है। सबसे बड़ा जो यूनिट है वो मीटर है, और सबसे छोटा यूनिट क्या है भाई, मिलीमीटर है। समझना यहां पे, देखिए इस मीटर का आंकिक मान 1, इसका आंकिक मान कितना भाई 100, और इसका आंकिक मान कितना है 1000। तो इसका मतलब यहां पे आप बता सकते हैं कि जो आपका यूनिट है और जो उसका आंकिक मान है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या भैया, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि अगर आप यूनिट को क्या करेंगे, छोटा करेंगे, यूनिट छोटा होता चला जाएगा, आंकिक मान उसका बड़ा होता चला जाएगा। अगर यूनिट बड़ा होता चला जाएगा तो उसका आंकिक मान छोटा होता चला जाएगा। जैसे मीटर, मीटर का आंकिक मान 1, सेंटीमीटर का आंकिक मान 100, तो सेंटीमीटर क्योंकि छोटा है तो इसलिए उसका आंकिक मान बड़ा है, मीटर बड़ा है इसलिए उसका आंकिक मान छोटा है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n इज प्रोपोर्शनल टू u। n का मतलब बेटा आंकिक मान, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, आंकिक मान, आंकिक मान इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट, मतलब मात्रक। और इस मात्रक को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, u से रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u।
n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय u। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका n का u का n से मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि nu इज इक्वल टू दैट इज आपका कांस्टेंट। क्या होगा? n इंटू यू दैट इज कांस्टेंट। क्या होगा भाई? ये कांस्टेंट होगा। मतलब n और u का जो मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा नियतांक के बराबर होता है। अर्थात आप यहां पे लिख सकते हैं इसको, अर्थात n1 u1 इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं n2 u2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं n3 u3। जैसे कि हमने लिखा था यहां पे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसलिए हम इस इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n इंटू यू मात्रक और आंकिक मान का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर हम डिफरेंट यूनिट्स में अगर हम लिखेंगे उस भौतिक राशि के मान को, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3। जैसे उदाहरण के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है कि आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के जो मात्रक, जब हम उसका चयन करते हैं, मात्रक का जब चयन करते हैं, तो उसके लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फुलफिल करना है। क्या क्या कंडीशंस है? तो यहाँ पे कंडीशंस है कि जो मानक है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। मानक क्या होना चाहिए भैया? स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित होने का मतलब है कि जो 1 मीटर जो लंबाई है वो कितना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए, वो हमारा परिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 1 मीटर है और किसी ने कहा यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, कोई यहां से यहां तक की लेंथ को 1 मीटर कह दे रहा है, तो सबके लिए 1 मीटर की डेफिनेशंस डिफरेंट होगा। ऐसा होगा तो उसको हम मात्रक कंसीडर नहीं करेंगे। हम मात्रक उसी को कंसीडर करेंगे जिसके लिए 1 मीटर लंबाई सबका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जो मीटर स्केल आता है हमारे पास, उस मीटर स्केल में 1 मीटर की जो लंबाई है या 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो सभी स्केलों में क्या होता है बेटा? एक जैसा होता है। इसीलिए हमारा जो मात्रक है वो कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। नेक्स्ट है, यह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। सुगमता से उपलब्ध होने का मतलब है यहाँ पे सिंपल, अगर आप समझे तो सुगमता से उपलब्ध होने का मतलब है ऐसा नहीं कि पूरे गांव मोहल्ले में एक ही मीटर स्केल है या एक ही तराजू है या एक ही थर्मामीटर है और उसका यूज करने के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं। आप आज लाइन लगा रहे हो, 10 दिन बाद आपका नंबर आ रहा है कि आप 10 दिन बाद उस मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं, आप 10 दिन बाद उस तराजू का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका मात्रक है, जो स्टैंडर्ड है, वो सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। जब आपको यूज कर, जब आपको नीड है, जब आपको आवश्यकता है, आप उस टाइम उस मात्रक का क्या कर सके बेटा? यूज कर सके, उस डिवाइस को यूज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, यह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। सुविधाजनक आकार का होने का मतलब है, अब जैसे 1 मीटर स्केल इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसको रखने के लिए अलग से रूम बनाना पड़े आपको, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे तो आपको ट्रक में रख के लेके जाना पड़े। ठीक। और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कहीं रख दिया और वो आपको मिले ही ना, आप ढूंढते रहो पूरे दिन कि कहाँ रख दिया भाई, कहाँ गिर गया। इतना छोटा भी नहीं होना, एक एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, एक कन्वीनियंट साइज में होना चाहिए ताकि हम उसको कहीं पे भी रख सके, स्टोर कर सके या कहीं पे भी अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करें तो उसको इजीली ले जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, यह समय एवं स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। जो आपका मात्रक है वो समय और स्थान के सापेक्ष क्या होना चाहिए बेटा? स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब वो समय और स्थान के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 kg अभी
के टाइम्स में हमने कुछ डिफाइन किया, 100 साल बाद उस 1 kg की डेफिनेशन को हम क्या कर दे, पूरा चेंज कर दे, है ना। क्योंकि 100 साल बाद अगर 1 kg की डेफिनेशंस को चेंज करेंगे तो पूरा जो हमने अब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो भी हमने कैलकुलेशंस और जो भी हमने मैथमेटिक्स और जो भी हमने साइंस का स्टडी किया वो सारा का सारा चेंज करना पड़ जाएगा हमें, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए जो 1 kg की डेफिनेशन आज है, जिस तरीके से हमने 1 kg को आज डिफाइन किया है, तो 100 साल बाद भी सेम वही उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, सही उतनी ही क्वांटिटी 1 kg के इक्वल होनी चाहिए। 1000 साल बाद भी उतनी ही रहनी चाहिए, लाखों साल बाद भी उतनी ही रहनी चाहिए, समय के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मतलब 1 kg भारत में कुछ और है और हमने अमेरिका के लिए कुछ अलग डिफाइन किया, हमने यूएसए के लिए अलग डिफाइन किया, हमने रशिया के लिए अलग डिफाइन किया, हमने ब्रिटेन के लिए अलग डिफाइन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कंट्री में, हर जगह, हर स्थान पे 1 kg या 1 मीटर या 1 न्यूटन या 1 डिग्री सेल्सियस जो भी हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किया वो सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ आसानी से अनुकरण करने योग्य होना चाहिए। अनुकरण करने योग्य का मतलब है, अब अगर आपके पास मीटर स्केल है या 1 kg का एक वाट है, अगर आपके पास एक थर्मोमीटर है ना, तो उस केस में उन डिवाइस को अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो इजीली आप यूज कर सके। अब जैसे मीटर स्केल है, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, वो हर कोई यूज करता है। 1 मीटर लेंथ का मेजरमेंट हर कोई ले सकता है, 1 सेंटीमीटर हर कोई मेजर कर सकता है मीटर स्केल की हेल्प से। अगर आपके पास एक फीता है 100 फीट का, तो फीट को आप इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना हो। ठीक, तो इसलिए जो भी हम डिवाइस बनाएं उसका अनुकरण आसानी से हो सके ताकि हर कोई उस डिवाइस का यूज करके मेजरमेंट कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है, वातावरणीय दशा में परिवर्तन के साथ मानक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। वातावरणीय दशा मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसे हमारा वेदर चेंज होता है, जैसे अभी समर का टाइम है, कुछ दिन बाद फिर विंटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद समर स्टार्ट हो जाएगा, फिर रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। तो अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रहा है तो उस टेम्परेचर के साथ आपके यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर दाब में परिवर्तन हो रहा है तो दाब में परिवर्तन के साथ आपके यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बहुत तेज हवा चलती है, कहीं बहुत स्लो हवा चलती है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके साथ आपका जो स्टैंडर्ड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो उसका मतलब आपका स्टैंडर्ड सुपरिभाषित नहीं है, आपका स्टैंडर्ड अनुकरण करने योग्य नहीं है, आपका स्टैंडर्ड हम फिजिक्स में उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ कंडीशंस है और इन कंडीशंस को अगर कोई भी मानक क्या करता है, अगर कोई भी मानक इसको फुलफिल करता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा यूनिट हम उसको बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है भौतिक राशियां। क्या भाई, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, देखो भौतिक राशियां क्या होता है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिक्स में वह सारी राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम नाप सकते हैं। ऐसे सारी भौतिक राशियां जिसको या तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं बेटा, नाप सकते हैं। ऐसे राशियों को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, ऐसे राशियों को बोला जाता है भौतिक राशियां। उन सारी राशियों को जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं नाप सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि यह भौतिक राशि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका वजन कितना है, आपका द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या कहेंगे, सर मेरा द्रव्यमान ना 50 किलो है, सर मेरा द्रव्यमान ना 60 किलो है। तो आपने अपने द्रव्यमान को नापा, तो द्रव्यमान क्या है, एक भौतिक राशि है। हमने कहा भैया एक काम बात बताओ कि आपकी लंबाई कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, तो आपने कहा सर मेरी हाइट ना 160 सेंटीमीटर है। आपने कहा कि सर मेरी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है आपकी, कमेंट सेक्शन में लिखना, देखते हैं कि किस बच्चे की कितनी हाइट है। हाइट और जो मास है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से अपना। देखो 160 सेंटीमीटर, तो हमने कहा अपने
आपने अपनी जो लंबाई है या जो आपकी हाइट है, जो ऊंचाई है, उसको आपने नापा ना, आप नाप सकते हो उसको, तो इसका मतलब लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है। हमने कहा भैया एक बात बताओ, आपकी एज कितनी है, आप कितने साल के हो? तो आपने कहा सर मेरी जो एज है ना वो 16 साल, मैं 16 साल का हूँ या मैं 16 साल की हूँ। तो हमने कहा 16 ईयर्स, ये जो समय है आपने समय को नापा। तो हमने कहा अगर आपने समय को नापा है तो समय क्या है, एक भौतिक राशि है। हमने कहा आप कितने घंटे पढ़ते हो? तो आपने कहा सर 2 घंटे पढ़ते हैं। तो हमने 2 घंटा, आपने समय को नापा ना 2 घंटे में, तो 2 घंटा समय हो गया, क्योंकि हम उसको नाप सकते हैं, तो इसलिए समय क्या है, भौतिक राशि है। हमने कहा एक बात बताओ, जब आप दौड़ते हो तो उस समय आपकी स्पीड कितनी है, आप मैक्सिमम कितनी स्पीड से दौड़ सकते हो? तो आपने कहा सर मैं ना 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैक्सिमम दौड़ सकता हूं, 1 सेकंड में मैं 15 मीटर दौड़ सकता हूं। तो हमने कहा 15 मीटर पर सेकंड, ये हमने किसको नापा है, हमने आपकी चाल को नापा है। तो हमने कहा भैया ये चाल जो है ये भौतिक राशि है, क्योंकि हम चाल को भी क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अरे बस समझिए, तो इसका मतलब ऐसी राशियां जिनको हम आसानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसे राशियों को हम सिंपली क्या बोलते हैं, ऐसे राशियों को हम बोलते हैं भौतिक राशियां। अच्छा एक बात बताओ, आप और आपका कोई मित्र, दोनों के बीच में एक गहरी मित्रता है, बहुत गहरी फ्रेंडशिप है। हमने कहा कितना, जरा नाप के बताओ। तो आप क्या कहोगे, सर क्या बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप को क्या हम नाप सकते हैं, मित्रता को हम नंबर में नाप सकते हैं क्या, कि 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 5 है, 10 है, 15, 20, क्या नाप सकते हैं मित्रता को? बट पता तो है ना, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरी है, कुछ भी हो जाए भाई फ्रेंडशिप जो है वो हमारी नहीं टूटेगी। तो इसका मतलब हम फ्रेंडशिप को मेज़र नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि कम है या ज़्यादा है, हमें पता है, बट हम उसको नाप नहीं सकते। तो इसका मतलब मित्रता एक भौतिक राशि नहीं हो सकती। हमने कहा एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो हमने कहा एक माँ जब अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो उस प्यार को भी हम नंबर में नहीं नाप सकते हैं। हम बता नहीं सकते कितना, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 10,000 नहीं बता सकते। तो इसका मतलब कि प्यार जो है वो भी एक भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि उसको हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में हम मेजर नहीं कर सकते। हमने कहा पाकिस्तान जो है भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान जो है वो भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमने कहा पाकिस्तान अगर भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है तो उनकी दुश्मनी को हम नंबर में नहीं नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। तो जब उस दुश्मनी को हम नंबर में नहीं नाप सकते हैं, हमें पता है कम है या ज़्यादा है, बट हम उसको नंबर में नहीं नाप सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि जो दुश्मनी है, जो एनिमी है, वो भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको नाप नहीं सकते। तो ऐसी राशियां जिनको हम नाप नहीं सकते हैं तो उसको हम भौतिक राशि नहीं बोलेंगे। ऐसी राशियां जिनको हम नाप सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सर अप्रत्यक्ष रूप का मतलब, ये तो सारे हो गए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? हमने कहा बात बताओ, एक चंद्रमा का वजन कितना है? हमने कहा बताओ भैया ये चंद्रमा जो है ना, इस चंद्रमा का वजन कितना है? अब ये थोड़ी है तराजू लेके जाओगे और तराजू के ऊपर चंद्रमा को रखोगे और चंद्रमा का वजन बता दोगे आप। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैंने बोला कि बताओ यार ये जो हमारा सूर्य है, सन है, अब बताओ ये सूर्य का डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर कितना है? तो ऐसा थोड़ी आप फीता लेके जाओगे और बता दोगे सर इतना डायमीटर इसका है, नहीं बता सकते। मतलब हम यहाँ पे इन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं नाप सकते हैं। तो अगर हम इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं नाप सकते तो उसके लिए अप्रत्यक्ष मेथड यूज किया जाता है। हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, कुछ इक्वेशंस होते हैं, उन इक्वेशंस का यूज करके ही इन भौतिक राशियों को नापा जाता है। हमने कहा सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितना है। अब ऐसा नहीं कि आप बाइक उठाओ सूर्य से चंद्रमा तक जाओ और बाइक के जो मीटर होते हैं उसमें देख लो कि कितना किलोमीटर चल गए भैया अम्मा, नहीं नाप सकते।
हम वहां पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि सूर्य से चंद्रमा तक जो उसकी किरणें हैं उसको आने में कितना समय लग रहा है और उस प्रकाश की चाल क्या है, उसकी चाल के समय से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की, आ रही बात समझ में। तो ऐसी राशियां जिनको अप्रत्यक्ष रूप से नापी जाती है, ऐसे राशियों को भी हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नापने का मतलब है कि उन भौतिक राशियों को कुछ फॉर्मूला, कुछ इक्वेशंस का यूज करके ही हम उसको नापा जाता है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम भौतिक राशि की, यहां पे मैं आपका डेफिनेशंस लिख देता हूं। ठीक, भौतिक राशि क्या होता है, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापी जा सकती है, नापी जा सकती है, भौतिक राशियां कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक, वह राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं बेटा, नाप सकते हैं, ऐसे राशि को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, ऐसे राशि को हम भौतिक राशि बोलते हैं। ऐसे राशि को ही भौतिक राशियां बोली जाती हैं। ठीक, जैसे उदाहरण लिख देता हूं यहां पे कुछ मैं उदाहरण, तो अगर हम यहां पे उदाहरण लिखेंगे तो उदाहरण हम लिख सकते हैं बल, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, लंबाई, समय आदि। ठीक, ये सारे क्या हैं, ये सारे भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान भी है, बल भी है, क्षेत्रफल भी है, लंबाई भी है, समय भी है, मोमेंटम भी है, ठीक, आयतन भी है, बहुत सारी भौतिक राशियां है, मतलब 100-200 भौतिक राशियां है। ठीक, जो कि हम धीरे धीरे फिजिक्स में उन सारी भौतिक राशियों के बारे में डिस्कशंस करेंगे। अच्छा, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम इसके प्रकार की बात करें कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक राशियों के प्रकार की जब हम बात करेंगे तो भौतिक राशियों के प्रकार, देखो भौतिक राशियों के प्रकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि, जो आपकी भौतिक राशि जो है बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है आपका मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। एक होता है आपका मूल भौतिक राशि, दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक, अच्छा मूल भौतिक राशि क्या होता है भाई, जब हम बात करते हैं किसके, मूल भौतिक राशि की। देखिए, जब कोई भी भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, ठीक, जब कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं, हम मूल भौतिक राशि बोलते हैं। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह भौतिक राशि जिसको अन्य भौतिक राशियों के पदों में नहीं लिखा जा सकता, तो ऐसे राशियों को हम क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशि बोलेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि वो भौतिक राशियां होती हैं जिनको अन्य या मूल भौतिक राशियों के पदों में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इस व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखा जा सकता है। व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है वो अन्य भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। बट मूल भौतिक राशि ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। सर मूल भौतिक राशि कौन कौन से हैं, तो हमने कहा इसके अंदर 7 मूल भौतिक राशि हैं। कितने हैं,
7 मूल भौतिक राशि है। पहला आपका समय, फिर है आपका द्रव्यमान, फिर है आपका धारा, लंबाई, तापमान, टेम्परेचर, ठीक, तापमान, ज्योति तीव्रता, और होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको बोला जाता है। तो 7 मूल भौतिक राशियां समय, द्रव्यमान, धारा, लंबाई, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इन 7 भौतिक राशियों को छोड़कर बाकी जितनी भी भौतिक राशियां आएंगी बेटा, वो किसके अंदर आ जाएंगे? वो आपके व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंदर आ जाएगा, है ना सर। व्युत्पन्न भौतिक राशि के एक दो उदाहरण दे दीजिए। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि के उदाहरण जैसे आपका क्या कहते हैं, बल, आपका क्षेत्रफल, आपका आयतन, आपका घनत्व, आपका आवेश, ठीक, प्रतिरोध आदि, ठीक है। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इन 7 भौतिक राशियों को छोड़कर बाकी जितनी भी भौतिक राशियां होंगी बेटा, वो हो जाएंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्लियर है? आ रही बात समझ में? जैसे हमने लिखा बेग, बेग भी आता है इसके अंदर, आपका बेग भी आता है। जैसे बेग अगर हम बात करते हैं, बेग या चाल, तो बेग बराबर क्या होता है बेटा? विस्थापन बटा समय। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब हो गया लंबाई, विस्थापन है, दूरी है, ऊंचाई है ना, ये सब इसका मतलब होता है लंबाई। और लंबाई क्या भाई? लंबाई जो है वो आपका मूल भौतिक राशि है ना। तो ये भी आपका एक विस्थापन मूल भौतिक राशि है और समय भी मूल भौतिक राशि है। तो जो बेग, क्योंकि ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि इसलिए है क्योंकि ये मूल भौतिक राशि पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। ये द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रहा है और ये समय पे भी निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्लियर है? तो यहां पे हमने इसका डेफिनेशंस भी लिख रखा है। डेफिनेशंस लिखेंगे कि ऐसी भी राशियां हैं जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसे राशियों को क्या बोलेंगे बेटा? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, व्युत्पन्न भौतिक राशि का हमने लिखा है ऐसी सभी राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों या मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके, अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। और इनके मात्रकों को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। मूल भौतिक राशि 7 होते हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक, ये 7 भौतिक राशियां हैं और इनको छोड़ के बाकी सब किस में आ जाएंगे बेटा? बाकी सब आपके व्युत्पन्न भौतिक राशियों में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम मात्रक। किसकी बात करते हैं? मात्रक, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मात्रक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो मात्रक भी 2 प्रकार के हमने बनाए यहाँ पे। मात्रक भी आपके 2 प्रकार के हैं। एक मूल मात्रक, एक मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को क्या बोलते हैं बेटा? मूल मात्रक कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मूल मात्रक होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों के पदों में हम नहीं लिख सकते हैं। मूल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऐसे मात्रकों को क्या बोलेंगे हम? मूल मात्रक बोलेंगे। तो देखो हमारे पास जो राशियां हैं, 7 राशियां हैं। जैसे आपका द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान,
ठीक। इसके अलावा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और जो है आपका क्या होगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक। और इसके अलावा आपका हो गया धारा। ये 7 भौतिक राशियां हैं। इन 7 भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं इनको बोला जाएगा मूल मात्रक। क्या बोला जाएगा भाई? मूल मात्रक, ठीक। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन, के, ठीक। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है बेटा मोल। ज्योतिर्तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मोल लिखा जाता है। और धारा का जो मात्रक होता है बेटा ये होता है आपका एम्पियर, दैट इज ए, ठीक। तो ये 7 भौतिक राशि, उनके 7 मूल मात्रक कौन कौन से? किलोग्राम, सेकंड, मीटर, केल्विन, मूल, कैंडला और एम्पियर। ये 7 मूल मात्रक है। इन 7 मूल मात्रक को छोड़ के बाकी जो मात्रक है ये सब क्या है बेटा? ये सब व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन सा है? एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो बल, बल का होता है न्यूटन, है ना। बेग, बेग का होता है मीटर पर सेकंड, है ना। त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे आपका घनत्व, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक। आवेश, और आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलम आदि, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं और व्युत्पन्न राशियां हैं। तो हमने कुछ इसके उदाहरण दे दिए, बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम भौतिक राशियों के मात्रक हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक। तो जो हमारा क्या कहते हैं मात्रक है, दो मात्रक, दो प्रकार के मात्रक है। एक आपका है मूल मात्रक, एक हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने बेटा? 7 है। व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं? बहुत सारे हैं। उसमें से हमने 4-5 का उदाहरण प्रस्तुत किया है आपके सामने, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी है। मात्रकों की पद्धति, तो हमारे पास डिफरेंट मात्रकों की पद्धतियां हैं। जो पहले चलते थे, आपका पहला सिस्टम है CGS, इसको बोलते हैं हम फ्रेंच सिस्टम, क्योंकि ये फ्रेंच में चलता था। CGS स्टैंड फॉर, CGS का मतलब था C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो यहां पे लिखा होगा, देखो, लंबाई का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ पे CGS का मतलब ही हुआ C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, ठीक। कहाँ चलता है ये फ्रेंच में चलता था। फ्रेंच जो आपका कंट्री है, फ्रेंच में जो है आपका CGS सिस्टम चलता था उस टाइम में, ठीक। फिर CGS सिस्टम में क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आता था। जैसे सेंटीमीटर में अगर आप लंबाई को मापते हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर है तो दैट इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। तो उस केस में, सॉरी 1000 सेंटीमीटर, तो उस केस में बेटा क्या हुआ, उस केस में कि जब हम CGS में किसी भौतिक राशि को लिखते हैं, उसका आंकिक मान लिखा जाता है, तो आंकिक मान जो है वो बहुत बड़ा आता था। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो CGS सिस्टम है इसमें उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो उन्होंने CGS सिस्टम को उठा के मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया, दैट इज MKS सिस्टम। ये भी किसने बनाया था? ये भी फ्रेंच वालों ने बनाया था। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मैट्रिक सिस्टम। तो इस पद्धति में जो M है, M स्टैंड फॉर मीटर, K मींस किलोग्राम और S मींस सेकेंड। तो हमने लिखा कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में नापा जाता है, ठीक। इसके बाद एक ब्रिटिशर्स
और ब्रिटिशर रूलिंग्स कंट्री जितने भी थे वो अपना सिस्टम चलाते थे, और ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था बेटा वो था एफपीएस, एफपीएस पद्धति या एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब यहां पे है एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। तो यहां पे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, मतलब लंबाई को जब आप नापोगे तो उसको फुट में नापोगे, पाउंड को केजी में नापोगे, सॉरी द्रव्यमान को पाउंड में नापोगे, और टाइम को किस में नापोगे आप, सेकंड में। तो जब भी आप केक लेने जाते हैं आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तो दुकानदार आपसे पूछता है भैया कितने पाउंड का केक चाहिए, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, 4 पाउंड का, कितना बताओ। तो ये पाउंड है वो किसका मात्रक है, वो द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान को नापा जाता है किस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम के अंदर नापा जाता है। ठीक, अच्छा इसके अलावा क्योंकि ये अलग अलग कंट्री में ये सिस्टम चलते थे, फिर बाद में ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ, लोग व्यापार करने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने लगे, सामान लाने लगे एक दूसरे के लिए। तो वहां पे क्या हुआ कि अलग अलग कंट्री में जब अलग अलग सिस्टम चल रहे थे तो लोगों को दिक्कतें आ रही थी, लोगों को दिक्कतें आ रही थी ट्रेड करने में, सामान खरीदने और बेचने में। तो फिर क्या हुआ, फिर बुलाई गई मीटिंग पेरिस में, जेनेवा में। जेनेवा में जब बुलाया गया सारे साइंटिस्टों को 1963 में, कब बुलाया गया भाई, 1963 में सबको बुलाया गया, भैया एक काम करो सब अपना काम धाम छोड़ के आ जाओ पेरिस में, जेनेवा में आओ, एक मीटिंग करनी है। तो मीटिंग बुलाया गया, सारे फिजिसिस्ट आए, सारे साइंटिस्ट आए वहाँ पे, और डिस्कशंस ये था कि हमें यूनिट्स बनाने हैं, हमें यूनिट्स को डिफाइन करना है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक जैसा यूनिट होना चाहिए, सारे वर्ल्ड में, सारे कंट्री में एक ही यूनिट यूज होना चाहिए। इसके लिए हमें एक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने मिलके जो है कुछ यूनिट्स डिफाइन किया, और एक नया सिस्टम उन्होंने बनाया, और उस नया सिस्टम का उन्होंने नाम दिया एसआई सिस्टम, जो कि अभी आज के टाइम में हम यूज करते हैं। क्या, एसआई पद्धति। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ये इंटरनेशनल यूनिट्स है, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर उन्होंने 7 मूल भौतिक राशियों या 7 मूल मात्रक को डिफाइन किया। इसके अंदर उन्होंने 7 मूल मात्रकों को परिभाषित किया। कौन कौन से मूल मात्रक, तो मूल मात्रक आपका है मीटर, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, सेकंड, तापमान का मात्रक, केल्विन, पदार्थ का मात्रक, सॉरी पदार्थ की मात्रा, मोल, ज्योति तीव्रता का, कैंडला, और धारा का एम्पियर। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो इनका स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो उस एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा कि इनका स्टैंडर्ड 1 मीटर किसके कितना लेंथ होता है, 1 किलोग्राम कितना मास होता है, 1 सेकंड कितना टाइम होता है। तो उनको डिफाइन किया गया, 7 मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया। इसके साथ साथ 2 और मात्रकों को इन्होंने परिभाषित किया, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन्होंने डिफाइन किया। सप्लीमेंट्री को इंग्लिश हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन्होंने डिफाइन किया। कितने, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन कौन से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन्होंने डिफाइन किया, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसका मात्रक होता है, रेडियन कोण का मात्रक होता है, और स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये आपका घनकोण का मात्रक होता है। तो बाद में क्योंकि ये 2 भौतिक राशि छूट रहे थे तो इनको उन्होंने बाद में उठा के किस में डाल दिया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर डाल दिया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में उन्होंने डिफाइन किया रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण का मात्रक होता है, और स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, घनकोण का मात्रक होता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। सप्लीमेंट जो आपका एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स को, मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को परिभाषित किया गया। और आज के टाइम में जब हम सिस्टम यूज करते हैं वो एसआई सिस्टम ही यूज किया जाता है। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं हम, एसआई सिस्टम यूज करते हैं। चलिए
नेक्स्ट आता है यथार्थता और मात्रक मापक यंत्रों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन प्रिसाइज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यथार्थता और मापक यंत्रों की परिशुद्धता का मतलब क्या है ना? तो इसका मतलब है कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है। देखो इसको समझो। सबसे पहले मान लो एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, इसका द्रव्यमान मान लेते कितना 5.26 kg है। मान लो इस पदार्थ का जो द्रव्यमान है कितना है 5.26 kg है। हमने इसका ये वास्तविक मान है, एक्चुअल में इसका मान 5.26 है, ये इसका वास्तविक मान है। हमने इसका मापन किया, और हमने मापा इसका द्रव्यमान है 5.35 kg। कितना 5.35 kg, बट इसका एक्चुअल मान कितना है 5.26 kg। तो हमारा जो मेजरमेंट है, हमने जो मेजर किया है, ये मेजरमेंट इस वास्तविक मान के कितने नजदीक है। देखो ये 0.26, ये 0.35, लगभग पास में है। किसी XY स्टूडेंट ने नापा और उसने नापा इसको 5.27 kg, एक्चुअल में कितना ये 0.26, और दूसरे स्टूडेंट ने उसको नापा तो उसका वैल्यू कितना है 5.27 kg। तो 5.27 kg जो है वो इसके एकदम नजदीक है, 2627। तो ये दोनों एकदम एक दूसरे की क्या है, क्लोजनेस है। तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों मेजरमेंट में, एक मेजरमेंट हमारे पास ये है, एक मेजरमेंट हमारे पास ये है, इन दोनों मेजरमेंट में सबसे एक्यूरेट कौन है, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है। तो हमने कहा एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसमें है, वो इसमें है 5.27 kg में। क्यों? क्योंकि ये जो मेजरमेंट है वो इस ट्रू वैल्यू वास्तविक मान के बहुत नजदीक है। हमने कहा इसकी परिशुद्धता कितनी है, तो हमने कहा देखो ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट डेसिमल के 0.1 kg तक नाप सकता है। 0.01 kg तक क्या कर सकता है, नाप सकता है। तो ये जो 0.01 है, ये इसकी क्या बेटा, ये इसकी परिशुद्धता है, ये इसकी प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक, अगर मान लो कोई स्टूडेंट इसको इस तरीके से मेजर करता, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वो इसको नापता 5.275 kg। मान लो किसी दूसरे स्टूडेंट ने इस बॉडी का मास कितना मेजर किया 5.275 kg। तो इस केस में ये मेजरमेंट इसके और एक्यूरेसी इसके नजदीक है। तो इस केस में बोले इसकी जो प्रिसाइज वैल्यू है या इसके जो परिशुद्धता है वो कितना है 0.001 kg। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा आपका 5.275 kg। मतलब जिस मेजरमेंट को डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक नापी जाती है वो मेजरमेंट जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रिसाइज होता है। वो मेजरमेंट सबसे ज्यादा, उसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, मतलब देखो एक हमने मेजरमेंट लिया और मेजर्ड वैल्यू आया मान लो 5.275 kg आया, मान लो ये एक मेजर्ड वैल्यू है। तो देखो जब इसी मेजरमेंट को जब कोई दूसरा स्टूडेंट या आप दोबारा से मेजरमेंट को रिपीट करोगे तो हो सकता है दूसरी बार आपका मेजरमेंट है 5.276 kg। आप तीसरी बार उसी मेजरमेंट को रिपीट करो, आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में तो क्या आएगा कि जब इसको दोबारा से आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे और मेजर करोगे तो हो सकता है मान लो ये आया 5.278 kg, ये आ सकता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 5.27
5.27, 5.27, 5.27, इन तीनों मेजरमेंट में क्या है, सेम है। बट ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना, ये 5, ये यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 8, ये जो मेजरमेंट का जो लास्ट डिजिट होता है इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट, संदिग्ध अंक बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, संदिग्ध अंक। तो किसी भी मेजरमेंट में जो यथार्थपूर्वक माप होती है, जो आपका एक्यूरेट वैल्यूज होती है, तो उसमें जो आपका, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा जो अनसर्टेन और ये सर्टेन डिजिट होता है। ये सर्टेन डिजिट्स जितने भी हैं और ये एक उसमें अनसर्टेन डिजिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस मेजरमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उस डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, सार्थक अंक बोलेंगे। मतलब इन सारे मेजरमेंट में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। तो 4 क्या हो जाएगा, इसका सार्थक अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 4 जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसी भी मेजरमेंट में जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जब भी क्वांटिटी को नापते हैं, तो उसमें 2 तरीके के डिजिट्स होते हैं, एक सर्टेन डिजिट्स होता है, एक अनसर्टेन डिजिट्स होता है। ठीक, सर्टेन डिजिट्स जितनी भी है वो, और एक अनसर्टेन डिजिट्स को अगर उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल जितना भी डिजिट्स निकल के आएगा उस मेजरमेंट में, तो उस मेजरमेंट के उन्हें टोटल डिजिट्स को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे, उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो हमारे पास एक डिजिट है 2.56, तो हमने कहा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने कहा इसमें कितने नंबर है, कितने डिजिट्स है, तो हमने कहा इसमें 3 डिजिट है, तो हमने कहा इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, 3 होगा। हमने कहा मान लो एक डिजिट है 2.0602, तो हमने कहा इसके अंदर कितने डिजिट्स है, तो इसके अंदर कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, तो हमने कहा इसमें 5 डिजिट्स है, तो हमने कहा 5 इसका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने कहा लेट से हमारे पास एक मेजरमेंट है 0.025 मीटर, हमने कहा एक मेजरमेंट हमारे पास है 0.025 मीटर, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने कहा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है आपका 2, 1 and 2। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, इन जीरोस को, ये जो जीरो आ रहे हैं हम इस मेजरमेंट में, तो इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक, तो किस अवस्था में इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है और किस में काउंट नहीं करना है, उसके लिए हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं। तो उस रूल्स में हम डिस्कस करेंगे किस अवस्था में, किस केस में, किस कंडीशन में जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है और कब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए मुझे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 2.56024 या 29। आप मुझे बता दो इस डिजिट में, ये जो एक नंबर है, एक मेजरमेंट है, तो इस मेजरमेंट में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। देखिए अब कुछ नियम यहाँ पे हम बात करते हैं, किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान कैसे करना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कब किसको सार्थक अंक में काउंट करना है, किसको नहीं काउंट करना है। तो पहला रूल है, नियम नंबर 1, संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। जितने भी अशून्य अंक है, अशून्य अंक का मतलब 1 से लेके 9 तक के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जितने भी डिजिट्स होंगे उन सारे डिजिट्स को क्या करेंगे, सार्थक अंक में हम काउंट करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक है इसके अंदर, तो हमने कहा 5 सार्थक अंक हैं। हमने कहा एक डिजिट हमारे पास 6.532, हमने कहा कितने सार्थक अंक हैं इसके अंदर, तो हमने कहा इसके अंदर 4 सार्थक अंक हैं। तो जितने भी नॉन जीरोस डिजिट्स आएंगे 1 से लेकर 9 तक, उन सबको क्या करेंगे, सार्थक अंकों में काउंट करना है। चलिए रूल नंबर 2, कह रहे दशमलव अथवा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सभी सार्थक अंक लिए जाते हैं। मतलब अगर मान लो एक डिजिट है 20506, तो इसमें कहा गया है कि 2 अशून्य अंक, ये एक अशून्य अंक ये हो गया, ये एक अशून्य अंक ये हो गया। अगर इन दोनों अशून्य के बीच में एक शून्य आता है तो उस शून्य को भी हम सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। तो हमने कहा इसमें कुल कितने सार्थक अंक है, तो इन सारे जीरोस को क्या करेंगे, सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5,
तो कुल कितने सार्थक अंक भाई? 5। हमने कहा एक डिजिट है 20005, हमने कहा इसके अंदर कुल कितने सार्थक अंक है? तो हमने कहा 2 अशून्य अंक हैं, 2 और 5, इसके बीच में ये जीरोज आ रहे हैं, तो इन जीरोज को हम क्या करेंगे? सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। तो हमने कहा कितना है भाई सार्थक अंक यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर भी कितने सार्थक अंक हैं? तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप। 900502, इसमें कितने सार्थक अंक है? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। 900502 जल्दी से कितने सार्थक अंक है इसमें आप काउंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है नियम नंबर 3, दशमलवहीन संख्याओं में अशून्य अंक के दाई ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। कह रहे कोई भी दशमलवहीन संख्या है, दशमलव नहीं है उसमें, जैसे 20040, तो कह रहे हैं इस तरीके के संख्या में जो अशून्य अंक है इसके बाद जो जीरो आएंगे, इस जीरो को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो हमने कहा कितना सार्थक अंक है इसमें? तो 1 2 3 4, तो 4 इसके सार्थक अंक है। हमने कहा मान लो 500, तो हमने कहा इसमें कितने सार्थक अंक है? तो हमने कहा इस 5 के बाद ये जीरो आएंगे, इन जीरो को हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि दाई और अंत में आने वाले, दाई और अंत में आने वाले जीरो को कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमने कहा कितने सार्थक अंक है इसमें? हमने कहा 1 सार्थक अंक है। आप भी बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 7500700, इसमें कितने सार्थक अंक है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के इसका आंसर दीजिए। नोट पॉइंट यहां पे एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उपरोक्त नियम 3 के लिए ध्यान रखें कि यदि दी गई संख्या किसी वास्तविक माप पर आधारित हो तो अंत में शून्य भी सार्थक अंक लिए जाएंगे। मतलब कह रहे हैं अगर ये किसी मेजरमेंट का पार्ट है, आपने मेजर किया है, जैसे मान लो आपने एक वायर की लेंथ आपने मेजर किया और वो मेजर आया 100 सेंटीमीटर, कितना आया? 100 सेंटीमीटर। तो हमने कहा जो 100 सेंटीमीटर है, तो इसमें ये जो जीरो है, इस जीरो को भी सार्थक अंकों में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और इस केस में यहां पे कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। मैंने बोला मान लो आपका वजन है 60 kg, आपका वजन है 60 kg, तो हमने कहा आपका वजन अगर 60 kg है तो 60 kg में कितने सार्थक अंक होंगे? तो हमने कहा 60 kg में 2 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे? 2 सार्थक अंक होंगे। अगर मान लो आपके बॉडी का टेम्परेचर आया बेटा 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमने कहा 200 डिग्री सेल्सियस में कितने सार्थक अंक होंगे? तो हमने कहा इसमें टोटल 3 सार्थक अंक होंगे। तो अगर जीरो के बाद उस मेजरमेंट में अगर कोई भी यूनिट आ जाता है, चाहे वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम या डिग्री सेल्सियस कुछ भी आ जाता है, तो उस केस में अंत में जो जीरो आएंगे, इन जीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। बट इस केस में अगर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, केवल एक नंबर है, तो उस केस में इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम नंबर 4 कह रहे हैं अशून्य अंकों की दाहिनी ओर के सभी शून्य अंक परंतु दशमलव बिंदु की बाई ओर सार्थक अंक है। जैसे 2.005, 2.005 नहीं सॉरी, अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य अंक परंतु दशमलव बिंदु के बाई ओर सार्थक अंक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां पे है अशून्य अंक के दाहिनी ओर। ठीक, जैसे 20.005 मीटर, तो इस केस में इन सारे जीरोस को क्या करेंगे? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो यहां पे टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटा? 5 फिगर होगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे मान लो हमारे पास है 20.500 सेंटीमीटर, तो हमने कहा इस डेसिमल के बाई और या दाई और जितने भी जीरोस आएंगे, इन सारे जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। यहां पे अगर 20.500, तो इन डबल जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5। तो यहां पे टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने कहा मान लो
2.00 kg है, तो हमने कहा इसमें टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसे डेसिमल के दाई और ये जो जीरोस आएंगे, इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा और इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक, आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में 20500 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 2.0500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। चलिए देखिए रूल नंबर 5, दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले बाई ओर कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले शून्य अंक के पहले अशून्य अंक के पहले तक के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखिए समझिए, एक नंबर है आपका 0.005230, तो उन्होंने कहा अगर इस दशमलव के आगे कोई अशून्य अंक नहीं है, शून्य आ रहा है, इस दशमलव के पहले क्या आ रहा है भाई, शून्य आ रहा है, तो कह रहे इन दशमलव के बाद ये जो जीरोस आएंगे, इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे। 5 2 3 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। अगर मान लो कोई नंबर है 0.025020, तो हमने कहा डेसिमल, इस डेसिमल से पहले क्या एक शून्य है, तो डेसिमल के बाद ये वाला जो 0 है इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद के जो शून्य है, इसके बाद के जो डिजिट्स है, इन डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे, तो कितना 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमने कहा मान लो एक मेजरमेंट है 0.0002 सेंटीमीटर, तो हमने कहा इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमने कहा डेसिमल से पहले क्या भाई, डेसिमल के पहले 0 है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जो जीरोस आएंगे इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। कितना, एक ही डिजिट है नॉन जीरो, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 5 कि अगर डेसिमल से पहले अगर कोई शून्य है, डेसिमल से पहले अगर कोई शून्य है तो डेसिमल के शून्य है तो डेसिमल के बाद जितने भी शून्य आएंगे, जितने भी जीरोस आएंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 6, दशमलव संख्या के दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सभी सार्थक होते हैं। मतलब जैसे 2.50, तो कह रहे इस डेसिमल के दाईं ओर इस अशून्य के बाद ये जो 0 आएगा इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना भाई 3। हमने कहा 2.000, तो हमने कहा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस केस में डेसिमल के बाद ये जो जीरोस आएंगे, इन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। 2.0500, तो इस जो आपका अशून्य अंक है 5, इस 5 के बाद जो जीरोस आएंगे इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। तो टोटल होगा 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल 5 सार्थक अंक होंगे। ठीक, तो ये कुछ रूल्स है सार्थक अंकों से रिलेटेड कुछ हमने रूल्स डिस्कस किए। ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं और एग्जांपल्स के थ्रू सारे रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू इन सो मच। एंड प्लीज़ जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।